हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी बर। आई एम योर होस्ट यशी तनेजा। टुडे हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में यूनिट 1 एसएसटी सिविक्स का चैप्टर इक्वालिटी ऑन इक्वालिटी। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारी एनसीईआरटी बुक्स का। एंड इस चैप्टर में हम इक्वालिटी पढ़ेंगे कि इक्वालिटी क्या होती है, वो भी हेल्प ऑफ 3 स्टोरीज़ की मदद से। कितनी 3 स्टोरीज़ पढ़ेंगे हम लोग, और वो स्टोरीज़ हमारी हेल्प करेंगी बताने में कि ऑन इक्वालिटी कैसे डेमोक्रेसी होने के बाद भी हमारे देशों में कैसे ऑन अनइक्वालिटी होती है। अनइक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी वो चीज़ होती है एवरीवन, जहाँ पर आप सभी को यानी हम सभी को इक्वल स्थान मिल रहा है, इक्वल हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। बट ऑन इक्वालिटी वो और इनइक्वालिटी वो होती है जहाँ पर अमीर गरीब में भेदभाव हो रहा है, और किसी को बोला जा रहा है, जेंडर डिफरेंस हो रहा है कि वो लड़की है वो लड़का है तो ऐसा होगा वैसा होगा। ये सब जहाँ ना हो उन्हें हम बोलेंगे, मतलब जहाँ भेदभाव ना हो उसे हम बोलेंगे इक्वालिटी, और जहाँ भेदभाव होता है उसे हम बोलेंगे ऑन इक्वालिटी। हमारे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑन इक्वालिटी जो होती थी वो 2 टाइप्स में होती है। ठीक है, कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। अब पहली तो ऑन इक्वालिटी होती है इंडिया की, हम बात कर लेते हैं। तो इंडिया में पहले के ज़माने में दलित नाम रख दिए जाते थे लोगों के। दलित मीन्स होता है ब्रोकन। तो लोग बोलते थे कि दलित है वो दलित के घर में पैदा हुआ है, इसलिए वो अपने बच्चों को बोलेंगे कि उसके साथ नहीं खेलना। और कोई अमीर बच्चा है तो हम उनको बोलेंगे कि वो अमीर है, तो हम उन्हें बोलेंगे कि आपको ऐसे उस गरीब के साथ नहीं खेलना। ये सब हमारे देश में क्या, हमारे वर्ल्ड में ऐसा होता रहता है। एक और टाइप की अनइक्वालिटी होती है जिसको हम लोग जो अनइक्वालिटी मानी जाती है, जो कि होती है फॉरेन कंट्रीज़ में। उसमें वहाँ पर क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि जो वाइट्स मीन्स अमेरिकन, जो वहाँ पर पैदा हुए हैं, जिनके वहाँ का सिटीजनशिप है, जो कि यहाँ पर कह सकते हैं जो एनआरआई है। ठीक है, उनको तो उनके साथ एनआरआई तो नहीं बोलते हम बोलते हैं जो वाइट कलर के होते हैं, वाइट वो होते हैं, उनको बड़ा स्थान दिया जाता है। वो उनको ऊपर रखेंगे। और ब्राउन यानी कि आप हो गई, मैं हो गई, हम लोग इंडियंस हैं ना, तो इंडियंस का रंग कैसा होता है? इंडियंस का रंग थोड़ा सा चाहे जो गोरे होते हैं, तो अमेरिकन्स के जितने गोरे कोई नहीं होता ना, इतना गोरे तो हम इंडियंस नहीं हो पाते हैं। पर जो फॉरेनर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम लोग कैसे होते हैं, हम उन्हें सांवले लगते हैं, है ना। तो वो बोलते हैं कि ब्राउन है ये, इससे बड़े हैं हम। ये अमेरिकन्स की सोच है। वो क्या करेंगे, वो ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता, इंडियंस के साथ और अफ्रीकन्स के साथ जो भी ऐसे सोच पाई जाती है लोगों के मन में। आगे हम लोग ऑन इक्वालिटी पढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब हम इस पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे चैप्टर का भी थोड़ा सा। ठीक है, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इन द क्लास 6th बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो ये बता रहे हैं कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी है। अब बच्चों, डेमोक्रेसी क्या होती है? तो डेमोक्रेसी वर्ड होती है जहाँ पर देश के लोगों को ये अधिकार है, ये उनका राइट है कि वो चुन सके कि उनका नेता कौन बनेगा, उनका प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। वो हमें, मुझे, आपको, आपके पेरेंट्स को, हम सबको राइट है कि सुनने, सोचने का, चुनने का कि हमारा नेता क्या बनेगा। इसलिए हम लोग वोट देने भी जाते हैं। लेकिन जो मोनार्ची होती है, वो होती है जहाँ पर आप अपना नहीं जा सकते। एग्जाम्पल इज दुबई। एग्जाम्पल, एक ऐसी कंट्री का नाम है दुबई जो है वो उसमें बहुत ही ज़्यादा अमीर कंट्री है इंडिया से के उसमें। बट दुबई जो है वो एक मोनार्ची है। ठीक है, अमीर कंट्री है, पर द राइट इज़ दैट इट इज़ अ मोनार्ची। वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर मोनार्चीज पाए जाते हैं। समझ आया? ये आपको क्लियर हो गया होगा, मैं
ये ऐसा सोचती हूँ, ठीक है। चलो अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। ओके, दिस इंक्लूड्स पीपल्स पार्टिसिपेशन द रिसोल्यूशन ऑफ conflicts एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो ये बोल रहे हैं कि मोनार्ची में क्या होता है, ये पीपल का पार्टिसिपेशन मांगता है और ये रेसोल्यूशन देता है, कॉन्फ्लिक्ट देता है, इक्वालिटी और जस्टिस भी देता है, यानी कि नई नई चीज़ें देता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो बुरी आदतें होती हैं उन्हें ख़त्म कराता है, इक्वालिटी देता है और जस्टिस देता है। जस्टिस आपको पता होगा ना क्या होता है, जस्टिस मीन्स कि हमको न्याय मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट। द फंक्शनिंग इन दिस चैप्टर यू विल रीड more about equality, what is it, why it is important in a democracy। तो यही बोल रहे हैं कि अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे और वो एक चीज़ ये भी बोल रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है इसकी की फीचर है इक्वालिटी। मतलब डेमोक्रेसी की फीचर है, डेमोक्रेसी की फीचर है इक्वालिटी। समझ आया कि ये वही बता रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हम कैसे हमारे को अनइक्वालिटी और ट्रीट किया जाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कांता की कहानी के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्शन का डे है, ये इलेक्शन की लाइन लगी है जिसमें कौन कौन है, जिसमें मंजीत कौर है। अब ये मंजीत कौर कौन है? मंजीत कौर एक टीचर है, रिस्पेक्टेड है। तेजा सिंह है एक ट्रेडर, तेजा सिंह ट्रेडर है, दुकान काम है उनका, वो भी रिस्पेक्टेड है। गिरीश राव स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी रिस्पेक्टेड है। कांता देवी और सुजाता कुमारी। अब कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर हैं और सुजाता कुमारी भी डोमेस्टिक वर्कर हैं। डोमेस्टिक वर्कर वो होते हैं जो काम वाली बेसिकली, ठीक है। और लोग इस लाइन में कंटिन्यूड है। अब्दुल रहमान आर्टिशियन है, ये एक आर्टिशियन है तो ये भी रिस्पेक्टेड हो गए। शबनाम बानो एक हाउसवाइफ है तो ये भी रिस्पेक्टेड ही मानी जाएंगी। ग्रेसी लाइंगा जो कि एक कंसल्टेंट है जो कि रिस्पेक्टेड है। इसाल लेंगा जो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। रुखसान मिर्ज़ा जो कि एक मीडिया ऑफिसर है। और योगराज जो कि एक अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड होता है जिसके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, जिसको नौकरी नहीं मिलती है, उसे हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। अशोक जैन जो कि क्या है, एक इंडस्ट्रियल्स है। इंडस्ट्रियलिस्ट है। इंडस्ट्रियलिस्ट का मतलब होता है, सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। तो एक मिनट, 1 मिनट एवरीवन, सॉरी एवरीवन, ये है एक इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट वो होते हैं जो कि इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो कि इनकी जॉब कुछ भी हो सकती है, इंडस्ट्री में काम कर लेते हैं। ये समझ आया इतना? नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं कि सूजा अपनी बेस्ट फ्रेंड कांता से क्या बोल रही है। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा बड़ा मार्क ले लिया मैंने, ठीक है। Isn't it good, Suja, that we all can vote as equal citizen of our country? Even gents have standing in line with us. Yes. तो जो कांता है वो अपनी फ्रेंड सुजाता से कह रही है कि सुजाता क्या ये अच्छी बात नहीं है कि हम सभी को वोट देने की इजाज़त है, हम सभी के को इतनी इक्वालिटी दी जा रही है कि हम लोग वोट दे सकते हैं। तो सुजाता बोलती है या कांता तुम सच बोल रही हो, ये तो बात सच है कि इस नेता के आने की वजह से हमको इक्वालिटी मिल गई है, ठीक है। मैंने किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, ओके। नाउ गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। सुजाता अपनी फ्रेंड कांता से बोलती है जाओ कांता तुम्हारी टर्न है। कांता गई वोट करने, उसने ये बोला आई विल वोट फॉर अ कैंडिडेट हु हैव प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। ये बोल रही है कि मैं उस नेता को पानी वोट दूंगी जो कि जिन्होंने वादा किया था कि वो हमारे एरिया में पानी ले आएंगे, पानी की पाइप ले आएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वोट करने जाते हैं सभी, हमारे पापा मम्मी सब यही सोचते हैं कि मैं उसको वोट दूंगा जिसने हमारे लिए ऐसा करने का वादा किया है, मैं उसको सोचूंगा जिसने हमारे लिए वैसा करने का वादा किया है। ऐसा सब सोचते हैं, तो कांता भी वही सोच रही है, ठीक है। तो काफ़ी रियलिस्टिक कहानी ये हो सकती है, रियल बेस पर भी कहानी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, ओके। नाउ विल सी यू लेटर कांता। यस, नमस्ते साहिब। अब वो कांता के साहब बोलते हैं कांता मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ, तो वो बोलती ठीक है साहब। अब ये सर चले गए। अब वो अपने फ्रेंड सुजात से बात कर रही है, तो वो क्या बात कर रही है वो पढ़ते हैं। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फ्रॉम P1 and have to take to her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance.
तो ये गुड़िया जो है कांता की बेटी सॉरी, वो बीमार है, फीवर से तड़प रही है। वो बोल रही है कि मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, और हॉस्पिटल ले जाने से पहले ना मुझे उसे साहिब के घर जाना है काम करने, और थोड़ा पैसे लेने हैं एडवांस क्या होता है वो नहीं, जैसे हमारी जनरेशन को बोलते हैं ना, जनरेशन बहुत एडवांस है, ये वाला एडवांस नहीं। एडवांस का मीनिंग होता है कि थोड़ा जब जैसे सैलरी है कांता की 2000, या हम लगा के चलते हैं एग्जाम्पल 20,000 है कांता की सैलरी, तो कांता बोलेगी कि महीने के जल्दी ही मांग लेगी वो, मुझे 10,000 मेरी ऐसी सैलरी, 20,000 मेरी सैलरी, तो 10,000 मुझे दे दो, मतलब उसका आधा शेयर वो मांग लेगी, ऐसा सब होता है, ठीक है। अब वो अपनी बेटी से घर पे बोल रही है, here have some of this, you'll feel better, and when I'll get back in the evening we'll go to the hospital, okay। वो ये सब अपनी बेटी को बोलते हैं कि अभी तुम इसको पी लो, इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा, और जब शाम को तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूँगी ना। अब इन दोनों की बातें होती है। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफ्टन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। वो बोलते हैं कि ये कोई आम बात नहीं है कि गुड़िया बीमार होती है, गुड़िया हमेशा ही बीमार रहती है, क्योंकि जो बस्ती में वो रहते हैं वो गंदी होती है बहुत ज़्यादा, है ना। बस्ती क्या होती है, बस्ती एक एरिया होता है, जैसे हम लोग आज की, जैसे पहले तो हम बोलते हैं बस्ती चौक ऐसे बोलते हैं, ठीक है, पर आज के ज़माने में हम बस्ती चौक को बोलते हैं स्लम एरिया। मुंबई में है, जो लोग मुंबई से बिलोंग होंगे उन्हें पता होगा स्लम क्या होता है। वही स्लम जो नॉर्मल जो मुंबई में नहीं रहते बहुत होंगे ना, तो स्लम मतलब होता है, स्लम एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जो लोग ऐसा होता है जो कि बस सिर्फ लिमिटेड मनी कमाते हैं, लिमिटेड कमा सकते हैं या फिर लिमिटेड या तो थोड़ी बहुत कम मनी, जितने में वो सिर्फ वो अपना थोड़ा बहुत ही सस्ता सस्ता एक्सपेंस करते हैं, उन लोगों वो लोग को रहते हैं स्लम्स में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर लेते हैं जल्दी से। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। उसकी मालिक ने कहती है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी डोमेस्टिक वर्क आता है हम भी यही बोलेंगे ना, वो हमारी मम्मीज भी बोलती होंगी वहाँ का कॉर्नर साफ करो कीटाणु ना रह पाए, वैसा ही, ठीक है। नाउ हियर्स योर एडवांस कांता, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। अब इन दोनों की टॉक चल रही है, बात चल रही है, तो कांता सुजाता वो जो मार्किन है वो कहती है कि ये लो तुम्हारा एडवांस, पर इसकी आदत नहीं बनाना, है ना। चलो अब वो इवनिंग हो जाती है, वो काम वाम ख़त्म करके जाती है, लाइन में लग जाती है फिर। ना जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी, वो ऐसा बोल रही है अपनी बेटी को, बेटी थोड़ी सी टाइम और रुक जाओ, हमारा नंबर आने वाला है। वो हॉस्पिटल की लाइन में लग गया। वो अपने मन में क्या सोची, जैन मैडम एंड जैन साहब may stand in the line to vote but they never have to do this when their children are sick। वो बोल रहे जैन साहब है, जैन मैडम है, वो मेरे साथ ज़रूर लाइन में ज़रूर खड़े थे वोट देने के लिए, पर वो अपनी बच्चों को, जब उनके बच्चे बुखार में होते हैं तो वो ऐसे उनको ऐसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, है ना। साफ सी बात है, अगर हमारे पास पैसा है, अब आपके डैड है, मेरे डैड है, हमारे पास पैसा है, हम लोगों को बुखार होगा तो वो लाइन में थोड़ा ना लगेंगे। अगर पैसा है वो तो एकदम से ठीक करा लेंगे, पर कुछ लोग होते हैं जिनके पास मनी नहीं होती है, उन लोगों को क्या करना होता है, उन्हें लाइन में खड़ी होना पड़ता है, ऐसा होता है। तो वो आगे हम इसे जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। द स्टोरी अबव बिगिंस विद कांता। एक मिनट रुकिएगा, ओके अब ये ठीक है। द स्टोरी अबव begins with Kanta standing in the line to cast her vote. Look again to the various people who were standing in the line with her. Kanta recognized her employer Ashok Jan and the Chote Lal, her neighbor. In the democratic country like India, all adults irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, what caste they are, or whether they are rich or poor, are allowed to vote. They, as you have already read in the class 4th, 6th book, it's called Universal Adult Franchise, and it's an essential aspect of all democracies. ओके, तो ये बताते हैं कि कहानी शुरू होती है कांता से, जो कि लाइन पे लगी है, वोटिंग लाइन में अपना वोट डालने के लिए। वो शुरुआत में कैसे सोच रही थी ना कि कितना अच्छा है कि ऐसे इक्वालिटी मिली है हम लोगों को, तो हमको ऐसे सभी को वोट करने की इजाज़त है। लेकिन जैसी जैसी शाम होती है उसका ये जो वो सोच रही थी वो टूट जाता है। वो ये ज़रूर सोच रही थी कि वो गरीब है और अशोक जन जो है वो पुअर है, उनको ऐसे जिन सबको ऐसे वोट्स देना है ना, साथ साथ में जितने भी 18 लोग
एज के लोग होते हैं वो सब वोट दे सकते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो या वो बहुत ही पढ़े लिखे हो। यानी मतलब जिस लाइन में एक इंजीनियर खड़ा होगा वोट देने के लिए, उसी लाइन में एक ऑटो ड्राइवर भी खड़ा हो सकता है। जिस लाइन में एक अगर जिस लाइन में वोट देने के लिए कोई बहुत अमीर आदमी खड़ा है, उसी लाइन में वोट देने के लिए बहुत ही गरीब आदमी भी खड़ा हो सकता है। ये सब अवेलेबल हो सकता है एक फ्रेंचाइजी की मदद से, जिसका नाम है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। मतलब समझ आया? ये एक फ्रेंचाइजी है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, वो आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं। Okay, now the idea of universal adult franchise is based on the idea of equality, because it states that every adult in a country, irrespective of their wealth and the community he belongs to, has one vote. Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of the others, but because each of them has only vote. अब ये कांता जो बोल रही है वो पहले कितनी खुश थी ना। ये सब जो हो रहा होता है वो यही बता रही है यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बारे में। हमको थोड़ी और जानकारी देते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कितनी अच्छी है हमारे देश में, और इसकी मदद से सारे लोग वोट दे पाते हैं। पर क्या हमको हर चीज़ में इक्वालिटी मिलती है? जिसका आंसर है नो। हमको हर चीज़ में इक्वालिटी नहीं मिलती है। ठीक है, अब वो क्यों नहीं मिलती वो हम इस चैप्टर की दूसरी कहानी में ये हम पढ़ेंगे टोटल। चलो दूसरी कहानी मान लेते हैं, दूसरी कहानी से। ठीक है, नाउ बट एज द डेज गोज ऑन, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। जैसे जैसे उनका दिन जा रहा था ना कांता धीरे धीरे सोच रही है कि ये कैसी अनइक्वालिटी है भाई, है ना। वो सोच रही है मन ही मन में कि ये कैसी अनइक्वालिटी है। जब ऐसी अनइक्वालिटी में मतलब ये क्या मुझे मिल रही है इक्वालिटी ऐसी, जो मेरे को हक मिल रहा है अपना वोट देने का, वो मन ही मन में सोची जा रही है। ये क्या है, ये कौन सी कैसी, इसमें एक चीज़ में तो हमको इक्वालिटी मिल रही है ना। वोट करने में तो इक्वालिटी उन्हें मिल रही है, हर चीज़ में थोड़ा ना इक्वालिटी मिल रहेगी। अब एग्जांपल हम लेते हैं कि वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ठीक है ना, अब वो किसी एक्सपेंसिव कोई नहीं, चलो किसी मिड रेस्टोरेंट में डालेंगे। कोई दिख रहा है वो बहुत अमीर है तो उसकी रिस्पेक्ट की जाएगी, जो दिख रहा है गरीब सा है उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। समझ आया? कभी भी आप देखोगे, अगर आप कहीं भी ऐसे स्ट्रीट फूड खाओगे तो अगर आपको वो लोगों को दिख रहा है कि आप कार में आए हो, अगर आप कार में ट्रैवल करके आ रहे हो, कार में आए हो, मतलब आप तो रिच हो, तो वो पहले आपको खाना देंगे। लेकिन अगर वही कोई गरीब साइकिल से या पैदल चल के आया है तो उसे वो खाना एंड में देंगे, चाहे अगर वो आपसे पहले भी आया होगा। वो यही सोच रही है कि क्या ये इनइक्वालिटी है। और वो ये भी सोच रही है कि वो ऐसे स्लम में रहती है, उसके घर के बाहर ड्रेन है, उसकी बेटी हमेशा ज़्यादातर सिकी रहती है, और उसको जब भी अपनी बेटी को बीमार है बेटी तो वो डे ऑफ नहीं कर सकती, उसे पहले काम पे जाना पड़ेगा, वहाँ से एडवांस लाना पड़ेगा, एंड फिर एडवांस लाने के बाद तो वो करेगी ना, वो छुट्टी नहीं ले सकती, चाहे उसकी बेटी कितनी भी बीमार हो, पहले उसे जाके एडवांस लाना ही पड़ेगा। यस एवरीवन, अब हम लोगों ने ये पार्ट पढ़ लिया है इस कहानी का। अब हम ये अदर काइंड ऑफ स्टोरीज पढ़ लेते हैं, ये इतनी सारी। ठीक है, ओह शिट, now let's start. Okay, Kanta is one of many people who live in democracy country and who have right to vote in, but whose daily living and working conditions are far from equal apart from being poor. People in India experience inequality in different ways. Let us see what this means by reading two stories given below. Each is based on real incident in people's life and reflects the different kinds of inequality that exists in India. Now, one more common forms of inequality in India is the caste system. If you live in rural India, you state your caste your caste identity is something that you are probably learned to experience very young. If you live in urban India,
Some of you might think that people no longer believe in caste, but just look at these matrimonial shows from a leading English newspaper, where and you'll see how important the issue of caste continues to be mind of highly educated urban Indias. ओके सो इसका मीनिंग क्या है? ये जो हमने इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़े हैं दो, इनकी मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि कांता जैसे बहुत से लोग हैं जो डेमोक्रेसी में तो रहते हैं, पर उनको मतलब एक चीज़ में तो इक्वालिटी मिल रही है वोट देने में, लेकिन उनको अपनी लाइफ के हर एक डेली डे में वैसी इक्वालिटी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो पुअर है। बहुत से लोग हैं इंडिया में जिन्होंने अलग अलग तरीके की इनइक्वालिटी फेस करी है। सच इक्वालिटी की अगर वो दलित हैं तो तब उन्हें इक्वालिटी मिल रही है, और जो दूसरी इक्वालिटी मिलती है इन लोगों को, अनइक्वालिटी मिलती है, इनइक्वालिटी वो मिलती है कि वो कास्ट सिस्टम पे। अब कास्ट सिस्टम समझ नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ। कास्ट, अब इंडिया में अगर आप मोमडन रहते हैं, ठीक है, तो बहुत लोगों को तो पता होगा कि अगर आप इंडिया में मोमडन रहते हैं तो आपको रेंट पे करना है। रेंट पे कुछ काइंड ऑफ रेंट पे आपको कुछ घर चाहिए, काइंड ऑफ आपको एक शॉप चाहिए या घर चाहिए रेंट के लिए, पर आप मोमडन हैं, ठीक है। तो जो लोग होंगे ना, वो बहुत से लोग होंगे। ये रूरल इंडिया, मैं आपको रूरल इंडिया में अर्बन एंड रूरल इंडिया, वो इंडिया है, पार्ट है इंडिया का जहाँ पर इनइक्वालिटी फेस होती है कास्ट में। थोड़े जो जैसे कहाँ पर कैसे रहते हैं, जो गाँव वाँव होते हैं, जो थोड़े से इलिटरेट से पीपल रहते हैं वहाँ पर, ठीक है। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, बट ओके नाउ। और जो हमारी अर्बन इंडिया है, अर्बन इंडिया का वो पार्ट हो गया जहाँ पर अर्बन इंडिया का वो पार्ट है जहाँ पर आप, मैं और हम जैसे लोग रहते हैं, ठीक है। समझ आया? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। और हाँ, वो ये बोल रहे हैं कि अनइक्वालिटी लोगों को कास्ट के सिस्टम में कैसे फेस करनी चाहिए, वो आपके न्यूज़पेपर के इन दो पार्ट्स में पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाउ अलायंसेस इन्वाइटेड फॉर 32 MMS 54 fair beautiful girl, okay, working in IIT Co Mumbai, from BE boy working in Mumbai, abroad from IIT industry caste no bar, SST excuse, send BHP must। ये ऐसे आर्टिकल्स क्या होते हैं, मुझे हंसी आ रही है आर्टिकल्स की, अभी भी ये आर्टिकल्स ऐसे छपते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सेंटेंस इसमें क्या हुआ है, जिनको नहीं समझ आया होगा बच्चों को, इस आर्टिकल में आप लोगों को, बहुत लोगों को लगेगा क्या मांग रहे हैं, कोई बीगल ब्रीड मांग रहे हैं, कोई डॉग मांग रहे हैं, कोई काऊ मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। इफ़ यू आर थिंकिंग कि कोई एनिमल मांग रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ मांग रहे हैं, तो आप लोग गलत हैं। ये लोग एक लड़की की तलाश कर रहे हैं, एक अपने बेटे से शादी कराने के लिए। इन्होंने न्यूज़पेपर में इफ्तान दिया है कि हमें ऐसा सा लड़का है, हमको ऐसी सी लड़की चाहिए। तो वो बता रहे हैं कि लड़का जो है वो मुंबई में काम करता है, ठीक है, मुंबई में चाहिए, MBA बॉय है, वर्किंग इन मुंबई में काम करता है, अब्रॉड से आया है, वो IIT इंडस्ट्री से काम करके, कास्ट नोबर मतलब अजीब कास्ट का नहीं है, ठीक है, और SSC एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए, नेक्स्ट सेंड BHP मस्ट चाहिए। अब उन्होंने ये देखो यहाँ पे इक्वालिटी, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, एक इक्वालिटी एक और बात की होती है, गोरी और काली में फ़र्क भी होता है। बिलीव नहीं हो रहा ना? लोग क्या करते हैं कि अगर आप एग्जांपल ले ले, दो बहनें हैं, एक गोरी है एक काली है। अगर आप लोग ऐसे कुछ पुराने सीरियल देखे होंगे ना लॉकडाउन में, तो आपको पता लगेगा बहुत सीरियल्स हैं। जैसे कि एक तो सीरियल का मैं नाम दे देती हूँ, विदाई है, ऐसा एक सीरियल। उस सीरियल में क्या होता था ना, एक बहन काली थी, एक गोरी थी। तो क्या लोग क्या बोलते थे जो गोरी है, गोरी की शादी करा दो गोरे लड़के से, और काली की शादी किसी से भी करा दो। काली से क्या मतलब पड़ता है, गोरी है तो वो सुंदर है, गोरी है तो सुंदर है, काली है तो बदसूरत है। समझ आया? ये बात होती थी पहले के ज़माने में, होती है अभी भी, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। वो बोल रहे इन्वाइटेड लड़की क्या थे, 32 एज की चाहिए, MMS चाहिए, मतलब MS की पढ़ाई पढ़ी लिखी चाहिए, 5P उसकी हाइट, 5'4" उसकी हाइट होनी चाहिए, गोरी चिट्टी होनी चाहिए, और ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए लड़की। ये न्यूज़ है। अब नेक्स्ट बटन एक और। नाउ
इसमें क्या बोल रहे हैं, बी फॉर ब्यूटीफुल टॉल लड़की चाहिए, गुप्ता बॉय है, 28 ईयर्स का है काइंड ऑफ, और सीए वर्किंग है, एमएनएक्स यूएसए में, $80K कमाता है। मतलब आप एक न्यूज़पेपर में दे रहे हैं, और कितने लोग ये न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तो वो बता रहे हैं कि ये सब, और वो ऐसे नंबर दे देते नीचे कि इस नंबर में कांटेक्ट कर लीजिए। अब ये तमिल ब्राह्मण मांग रहे हैं लड़की, ठीक है। वो बोल रहे हैं एलिंगर ग्रूम, 1981 born, नायत्रु वक्ष्यापा, गोथराम, स्वाति स्टार, 182 सेंटीमीटर टॉल, फेयर। अब इतना तो मेरे को भी समझ नहीं आया, मेरे को जहाँ तक समझ आया मैं बताती हूँ। ये बता रहे कि एलियंगर ग्रूम है, मतलब एलियंगर ग्रूम मतलब लड़का, दूल्हा, 1981 का बॉर्न है, यानी आज के हिसाब से एज भी जान के हम क्या ही करेंगे, ठीक है। एंड वो 180 सेंटीमीटर का लड़का लड़की चाहिए, और गोरी होनी चाहिए, और कोरी छुट्टी होनी चाहिए, और हाँ यही सब लिखा है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये नहीं बताया कि लड़की चाहिए या लड़का चाहिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, now let's read a story about the experience of a Dalit child attending a school. You have already read about Dalits in class 4th 6th book. Dalit is a term that is so called lower castes use to address themselves. Dalit means broken, and by using this word, lower castes are pointing by how they were and continues to be serious discriminated against. अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम सुना है? एक मिनट, अब मेरे को थोड़ी डिटेलिंग करनी है, तो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। मैं आपको सीधे ऐसे समझा देती हूँ। डॉक्टर मैं बड़ा बड़ा लिखूंगी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लेट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। ठीक है, क्योंकि वह एक महान रति थे, ऐसा बोलते हैं। क्यों? आपको पता है दलित जो होते हैं, आई एम नॉट इररिस्पेक्टिंग एनीवन वंस मोर, दलित लोग के जो होते हैं वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भगवान की तरह पूछते हैं। आपको पता है ये बात? क्यों? क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो होते हैं वो दलित थे, तो इसलिए ना दलित को पढ़ने की इजाज़त थी, ना रहने की इजाज़त थी। घर भी बिल्कुल टूटे टूटे देते थे। वो जा रहे हैं, वो पानी मांग रहे हैं कि वो थोड़ा पानी दे दो, तो वो उनके मुँह पे पानी फेंक देंगे। वो चल रहे हैं, उनको साइकिल से धक्का मार देंगे। ये सब होती थी इररिस्पेक्टिव थिंग्स, जो कि पहले के ज़माने में एजुकेटेड लोग किया करते थे। एजुकेटेड, अनपढ़ नहीं, एजुकेटेड। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एजुकेटेड लोग ऐसा कर रहे हैं तो अनपढ़ तो क्या ही करेंगे, है ना। नाउ अब ये जो दलित हुआ करते थे, इनके साथ इतना भेदभाव होता था। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक और मूवी वीडियो बना दूँ। बाकी अगर आपको और जानकारी लेनी है तो आप गूगल के थ्रू भी ले सकते हैं। और स्टार भारत पे एक सीरियल आता है, एक महारथी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो सीरियल आप ज़रूर चेक कीजिए। उस पर बहुत सारी बातें हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को कैसे कैसे इरिस्पेक्टिवली ट्रीट किया जाता था, और उनके साथ कैसा भेदभाव होता था। उनको पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, वो यहाँ पर पढ़ने आए हैं लाइब्रेरी में, तो जिस सीट पे वो बैठे हैं उस सीट से लोग उठ के चले जाएंगे। ये सब उनके साथ होता था ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का बर्थ हुआ था 1950 में, जो कि एक फेमस दलित राइटर है। इन्होंने एक राइट लिखी थी जिसका नाम था जूठन। इस कहानी में क्या होता था, ये कहानी जो है ये एक्चुअल में ये, ठीक है, ये इसमें क्या होता था, ये जो थे दलित हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को थ्रेटन क्रिएट किया जाता था, इनको साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, और कोई स्टूडेंट नहीं करता था।
जब मैंने ये सुना था कहानी, मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा था, मेरे को लगा था कि ये कोई स्टूडेंट करता होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बुली तो सभी करते हैं, चाहे दलित हो उसको भी करेंगे, चाहे नॉर्मल हो उसको भी करेंगे। बुली करना तो नॉर्मल सी बात बन गई है, तो उसका नहीं है। इवन आई वॉज ऑल्सो बुलीड नॉट बीइंग अ दलित, मेरे को भी बुली किया गया है, बट नो प्रॉब्लम, आई थॉट कि किसी बच्चे ने किया होगा, ठीक है, ऐसे बुली। बट वेन आई एम गोना, आप लोग भी सुनेंगे, आप भी शॉक होंगे, क्योंकि इन्हें बुली किया करने वाला कोई और नहीं, इनका हेड मास्टर था। हेड मास्टर क्या होता है? हेड मास्टर होता है टीचर। शॉक्ड? हेड मास्टर मीन्स अ टीचर, यानी कि हेड मास्टर इनको पढ़ाया करते थे। जो टीचर इनको पढ़ा रहा था वो इनके साथ इलिटरेट बिहेव किया करता था, जैसा कि जैसे कि इनके साथ जो लिटरेशन होती थी उनमें एक पार्ट तो लिटरेटिंग का हम ये मान लेते हैं कि वो चटाई पे जहाँ बैठे हैं ना, तो वो आ रहे हैं क्लास में, उनके पापा मम्मी फ़ी भर रहे हैं, वो आ रहे हैं, पर उनको क्या बोलेंगे कि तुम दलित हो, तुम जाओ, तुम उस कोने पे जाके बैठ जाओ, जाओ तुम एकदम चटाई के पीछे बैठ जाओ, ताकि तुमको चटाई भी नसीब ना हो। ऐसे बात वो करते थे, उनको ऐसे बताते थे। कभी कभी तो उनको ऐसे करते थे, और कभी कभी इससे भी गंदा व्यवहार करने के लिए उनके को क्या करते थे, क्लास के बाहर बिठा देते थे, तो जो ब्लैक बोर्ड पे टीचर पढ़ा रही है उस पर नहीं, उनको दिखता ही नहीं था। जैसे आज के ज़माने में जो भी टीचर्स हमको पढ़ा रही होती हैं, वो तो हमको ऐसे ना, ये होता है कि हमको सीट पे बैठ के देखते हैं सारे के सारे बच्चे, राइट। बट पहले के ज़माने में चिटाई बिछाते थे, और दलित लोगों को चिटाई पे भी नहीं बिठाते थे। अब एक दिन क्या होता है, ये उनके जो सर होते हैं हेड मास्टर, वो बोलते हैं कि जाओ, फोर्थ में है, ये फोर्थ का बच्चा कितना छोटा सा होता है, इवन माई ब्रदर इज इन फोर्थ, उसको भी काम करने में मौत आती है। ओके, सो फोर्थ का जो बच्चा होता है, फोर्थ का बच्चा इतना ही तो छोटा है, कितना बड़ा है ज़्यादातर, है ना। सेवन्थ के बच्चे होते हैं, जैसे आप लोग हैं, ये देख रहे हो, सेवन्थ के बच्चे हो, आप भी तो छोटे ही हो, आप थोड़ा ना कर सकते हो अपना पूरा कंपाउंड साफ। स्कूल कितना बड़ा होता है, स्कूल का कंपाउंड साफ़ करने के लिए बोला जाता है, और इन्हें स्वीपिंग करने के लिए बोला जाता है, यानी पोछा लगाने के लिए बोला जाता है पूरे स्कूल में। अब एक दिन ये करते हैं, 2 दिन ये करते हैं, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, ऐसे ये लगातार थोड़े दिन करते रहते हैं। अब एक दिन इनके पापा रास्ते से गुजर रहे होते हैं, उन्होंने बोला कि अरे ये तो मेरे ओम प्रकाश का स्कूल है, मैं एक बार देख के आता हूँ। तो वो गए, उन्होंने देखा कि मैं पैसे दे रहा हूँ कि मेरा बच्चा पढ़ाई करे, और ये हेडमास्टर तो मेरे बच्चे से सफाई करवा रहा है। वो हेडमास्टर के पास गए और उन्होंने बोला कि ये मेरा बेटा है, ये यहाँ पर आएगा पढ़ने, रोज़ आएगा, पढ़ के जाएगा, और इसके जैसे और भी आएंगे, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ऐसा उन्होंने ऐसा बोला। ठीक है, ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी इस कहानी झूठन में। आप इसे खरीद सकते हैं एंड आप इसे पहना सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, इनको ना अपने क्लास में पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। हाँ, अब ऐसी ये बात होती है, ठीक है ना। अब ये कहानी हमने पढ़ ली। अब ये जो सेकंड स्टोरी है, ये बाय द वे मेरी फेवरेट है। ये वो ही है मिस्टर एंड मिसेस अंसारी के साथ। अब मिस्टर एंड मिसेस अंसारी क्या है, वो मोमडन है, उनको इंडिया में या दिल्ली में घर खोजना है, ठीक है, कहीं भी उनको घर खोजना है। अब वो घर खोज रहे हैं, वो उन्हें घर तो पसंद आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक पहले वो घर में जाते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको घर दे दूँगी, आप मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए। वो बोलते हैं कि मेरा नाम डैश अंसारी है। बोलते हैं व्हाट, आपका नाम अंसारी है? नहीं, आप मीट खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, इसलिए हम आपको दुकान, कमरा, अपना घर नहीं दे सकते। ऐसा उनके साथ ऐसे बात की जाती है। अब वैसे तो वो ये चाहते थे मालिक कि तो मोमडन है, मुस्लिम है, दूसरी जात को थोड़ा ना बिठाएंगे हम अपने घर में सॉरी एवरीवन, हम तो इंडियंस को बिठाएंगे अपने घर में। ऐसी बात वो अपने मन में सोचते हैं, और उनको बोल देते हैं कि हम मीट खाते हैं, इसलिए हम आपको नहीं करेंगे। बट वहीं पे उनको, और जो वो था डीलर होता है जो उनके साथ हेल्प कर रहा है घर दिखा मिलाने में, वो डीलर भी सूंघ सकता था, और वो भी सूंघ सकते थे कि वहाँ पर मछली पकने की स्मेल आ रही है। वो ऐसे जाते हैं, एक घर जाते हैं, 2 घर जाते हैं, 3 घर जाते हैं, 4 घर जाते हैं, ऐसा होता रहता है। अब फिर वो बोलता है कि ऐसा हो रहा है इन लोगों के साथ, तो फिर आप अपना नाम सरनेम चेंज कर लीजिए, अंसारी को कुमार कर लीजिए। अब वो दोनों हस्बैंड का डिग्निटी भी तो हर्ट हो रही है ना, क्यों नहीं हो रही डिग्निटी हर्ट।
उन लोगों की भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो बोल रहे हैं हम मोमडन है इसलिए हमको घर नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद एंड में वो अपना नाम नहीं बदलते, अंसारी सी रख के वो लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं। और फिर किसी अच्छे आदमी ने उनको मदद करी और उनको उनका कोई बढ़िया सा घर ढूंढ के दे दिया। अब ये तो हमने 3 कहानियाँ जो हमारी ये कांता की स्टोरी, अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको रिकॉग्नाइजिंग इन डिग्निटी, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, और एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। एंड मैं आपको बताऊंगी इशू इन इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। तो ये सारा, और रोज़ा पाक्स का, ठीक है, ये सब हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आपका एक होमवर्क दे देती हूँ, मैंने इतना पढ़ाया है तो एक होमवर्क तो बनता है गाइस। तो आपको क्या करना है, आपको बस मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि वो कौन सा कंट्री था जहाँ पर बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो दलित थे तो उनको स्कूल जाने से मना करा गया था। वो स्कूल नहीं जाते थे इसलिए वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिमाग लगाया और वहाँ पे उन दलित बच्चों के लिए एक अरेंजमेंट करी, जिससे वहाँ पर लंच उनको अच्छा मिलने लगा। तो वो बच्चे खाना खाने के लिए आ गए और धीरे धीरे उनका पढ़ाई में ही इंटरेस्ट हो गया। और वो जो एक और चीज़ मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि वो जो टीचर ने जो लेडीज़ बनाया करती थी ना खाना, वो दलित हुआ करती थी। अब ये मैंने आपको कहानी पूरी समझा दी है चैप्टर में, होप ये आपको क्लियर होगा। अब आप मुझे ये बताना कि कौन से कंट्री में हुआ था और ये कौन से ईयर में भी हुआ था, ये पूरा आप मुझे बताओगे। और रोज़ा पार्क्स की कहानी जो है ये सिविल राइट मूवमेंट्स की है। ये फॉरेन में हुई थी। ये भी मैं सोच रही हूँ मैं आपको खत्म करा दूँ, एक बार पढ़ लेते हैं, ईजी लगी तो हम आपको आज ही खत्म करा देंगे, ठीक है। नाउ Rosa Parks in 1931-2005 was an African American woman tried for a long day at work. She refused to give up her seat on a bus onto a white man. On December 1, 1955, her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated with, and which came to know as civil rights movement. The Civil Rights Act of 1964 prohibits discrimination on the basis of race, religion, and national origin. It also stated that all schools would be open to African American children, and that they would no longer have to attend separate school, especially to set up for them. However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities and poorly qualified teachers. So, compared to the white students, should either go to private school or live in areas where government schools are highly rated as private स्कूल्स। तो रोज़ा पार्क्स की जो कहानी है ये क्या होती है, ये बेसिकली रोज़ा पार्क्स है। ये पिक्चर में दिख रही है आपको ये लेडी, ये है रोज़ा पार्क्स, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। तो रिस्पेक्टेड रोज़ा पार्क्स कहते हैं हम लोग। तो रोज़ा पार्क्स जो है इनकी डेथ हो गई थी 2005 में और ये 1931 में बॉर्न हुई। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जो कि एक अफ्रीकन थी, बट ये अमेरिका में पैदा हुई थी, तो ये अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। समझ आया। अब ये मैं नहीं जानती कि रोज़ा पार्क्स ये अफ्रीकन थी और अमेरिका में पैदा हुई थी इसलिए इन्हें अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन कहा जाता था, या फिर ये अफ्रीकन थी और इनके हस्बैंड अमेरिकन थे इसलिए इन्हें अफ्रीकन अमेरिकन कहा जाता है, या फिर इनकी मम्मी अफ्रीकन थी और इनके पापा अमेरिकन थे इसलिए इन्हें अमेरिकन का ऐसा कहा जाता है। अब मैं नहीं जानती तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब रोज़ा पार्क्स जो है ये पूरे दिन भर बहुत मेहनत करती है, काम करके आती है, और एक दिन ये अपनी सीट एक वाइट मैन को देने से मना कर देती है। तो 1955 के टाइम पे अमेरिका में क्या हुआ करता था, अब नहीं होता है, अमेरिका में हुआ क्या करता था, वो बोलते थे कि जो वाइट्स हैं गोरे, आई एम सॉरी एक मिनट, वो बोलते थे कि अब जो वाइट्स हैं अमेरिकन्स हैं उन लोगों को तो अच्छी सीट मिलेंगी बैठने के, नहीं उनको सीट्स मिलेंगी, और जो अफ्रीकन्स हैं ब्राउन वुमेन्स एंड मेन्स है वो उनको अगर वो पहले भी बैठे तो उन्हें वो अपनी सीट रोज़ा अमेरिकन्स को देनी पड़ेगी।
ऑल्सो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उनका क्या था, स्कूल भी डिफरेंट से, कि जो अमेरिकन्स हैं वो अलग रहे स्कूल में जाएंगे, अफ्रीकन हैं जो अलग स्कूल में जाएंगे। जैसे कि इंडिया में, दिल्ली में आजकल क्या होता है, इंडिया दिल्ली में क्या होता है, 2 स्कूल बना दिए हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट भी कह सकते हैं एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल भी कह सकते हैं। पर जो गवर्नमेंट स्कूल होता है ना, इनकी फीस होती है थोड़ी हाई नहीं होती है, ठीक है, ये थोड़े सिंपल स्कूल होते हैं जहाँ पर ना ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, और इनके जो पेरेंट्स वगैरह, सॉरी, जो क्या बोलेंगे हम लोग, जो हम लोग कह सकते हैं जिनके ज़्यादा वो भी नहीं होते ना, मतलब टीचर भी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं होते, ऐसे टाइप को कैसे हैं हम लोग, ऐसे जहाँ पर जाते हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, टीचर भी ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं है, उन स्कूल्स को बोलते हैं गवर्नमेंट स्कूल। प्राइवेट स्कूल जहाँ पर फ़ीस भी ज़्यादा है, क्योंकि जो प्राइवेट स्कूल हैं वो फ़ीस इसलिए ज़्यादा लेंगे क्योंकि वहाँ पर वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन भी करवाएंगे, वो ऑडिटोरियम भी बनवाएंगे, वो कैफेटीन भी बनाएंगे, और कैफेटेरिया भी बनाएंगे, वो प्लेग्राउंड भी बनाएंगे, वो स्विमिंग पूल भी बनाएंगे, और वो प्लेइंग एरिया अलग बनाएंगे, वो म्यूज़िक रूम बनाएंगे, वो केमिकल रूम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे रूम बनाएंगे। तो इस वजह से फ़ीस ज़्यादा होगी और टीचर्स भी हाईली एजुकेटेड होंगी। मतलब जैसे इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स में जिन्होंने थोड़े कम है, जिनको ज़्यादा अच्छी इंग्लिश भी नहीं आती है, कि उनको भी ये स्कूल बना देते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की मैं एक और बात बताती हूँ, आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग एनीवन वंस मोर, बट गवर्नमेंट स्कूल में कि क्या होता है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उन लोगों को हिंदी बुक्स दी जाती हैं, जैसे एनसीईआरटी, आपको पता है ना एनसीईआरटी होती है, एनसीईआरटी में उनकी मैथ्स की बुक, मैथ्स की, साइंस की, एसएसटी वगैरह की, अगर आप गूगल से में सर्च करोगे ना जैसे मैं आपको इंग्लिश से पढ़ाऊँगी क्योंकि मैं इंग्लिश से कंफर्टेबल हूँ, बट जो कुछ लोग होंगे यूट्यूब पर सर्च भी करोगे, बहुत लोग होंगे जो आपको दिखेगा हिंदी की बुक से भी पढ़ाएंगे क्योंकि वो हिंदी से कंफर्टेबल है, ऐसा होता है, ठीक है। वही ये बात है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में होता था वो गवर्नमेंट, जो गरीब हैं वो गवर्नमेंट में जाएंगे और जो अमीर है वो प्राइवेट में जाएंगे। अभी वीडियो आधे घंटे की बन गई है एंड मैंने इसमें आपको काफ़ी कुछ चैप्टर में समझा भी दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको ये चैप्टर ऐसा ना अभी समझ आ गया होगा। और हाँ, अगर इसमें कोई भी डाउट है बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ऐसे कमेंट सेक्शन में जाने हैं एंड मुझे वो कमेंट सेक्शन में वो प्राइस या फिर वो पूछ लेना है कि क्या आपका डाउट है। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, बाय। आई एम योर होस्ट यशी तनेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्टडी पर। मीट यू अगेन विद द अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। इंग्लिश पढ़नी है तो इसी चैनल पे मिलेगी, मैथ्स पढ़नी है तो इसी चैनल पे पढ़ेगी, सब कुछ इसी चैनल में ही मिलेगा, हिंदी एनएसएसटी भी। तो सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, बड़ी मेहनत से सारा व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ मैं। तो बाय एवरीवन, योर होस्ट यशी तनेजा साइनिंग ऑफ एवरीवन, बाय।